हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज आप लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान विषय में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आप लोग को बताऊंगा इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। क्या बताऊंगा आज की इस वीडियो में? मैं आज आप लोग को विज्ञान विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आज आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को पढ़ो और इसका आंसर मैं आपको बताऊं। इससे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। चलिए अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। आपके लिए ऑप्शन ए एडीपी, ऑप्शन बी एटीपी, ऑप्शन सी डीटीपी, ऑप्शन डी पीडीपी। बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एटीपी। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। बताइए जल्दी से। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। ऑप्शन ए रंध्र, ऑप्शन बी शिरा, ऑप्शन सी मध्य शिरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पत्तियों में जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों गैसों का जो आदान प्रदान होता है ना, गैस निकलती है, वो निकलती है पत्तियों के रंध्र से। कहाँ से? पत्तियों के रंध्र से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रंध्र। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए सो नाउ लेट्स मूव ऑन दिस क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। आपके लिए ऑप्शन नंबर ए विरंजक चूर्ण, ऑप्शन नंबर बी जिप्सम, ऑप्शन नंबर सी चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर डी कच्चा चूना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आपने सही सोचा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिप्सम। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़िए, कह रहा है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। बताइए एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। आपके लिए ऑप्शन नंबर ए एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी प्रोपेनॉल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एथेनोइक अम्ल। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। यदि बातें क्लियर हो रही है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। चलिए अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 अब आपके स्क्रीन पे। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। आपके लिए ऑप्शन ए Mg मैग्नीशियम, जिसे क्या कहते हैं मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, Na सोडियम और ऑप्शन नंबर डी K पोटेशियम। के को क्या कहते हैं पोटेशियम।
तो बताइए इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो याद रखना है हमेशा कि के जो होता है ना, डेट मीन्स कि पोटेशियम जो है ना, वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। कह रहा है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? आपके लिए ऑप्शन ए टमाटर, ऑप्शन बी इमली, ऑप्शन सी संतरा और ऑप्शन डी सिरका। बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर आपको लग रहा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टमाटर। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो टमाटर है। चलिए अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़िए। कह रहा है हृदय से रक्त, हृदय से रक्त जिसे रुधिर भी कहते हैं, रक्त को क्या कहते हैं? रुधिर। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा? तो आपके लिए ऑप्शन नंबर ए फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, सी नंबर में आलिंदों द्वारा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा इसका सही, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कौन सा पादप हार्मोन, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? पादप में, पादप जो होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसे क्या कहते हैं? पौधे कहते हैं, नहीं पौधा, पौधा को क्या कहा जाता है? पादप। कौन सा कह रहा है कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? आपके लिए ऑप्शन है जिब्रेलिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी एब्सेसिक अम्ल, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एब्सेसिक अम्ल। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पत्तियों को मुरझाने के लिए कौन सा? तो एब्सेसिक अम्ल उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। कह रहा है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या कर देता है? कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। बताइए पीएच मान कितना होगा? यदि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को क्या कर दे? लाल कर देता है, तो इसका जो पीएच वैल्यू होगा, नहीं पीएच मान संभवतः क्या होगा? आपके लिए ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन नंबर डी 12। सॉरी, तो चलिए यहाँ पे आंसर बताइए इसका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? आपके लिए ऑप्शन है CaOH होल ट्वाइस, CaCO3 और ऑप्शन नंबर डी में है Ca। बताइए तो बुझा हुआ चूना जो होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये इसे कहते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? ये जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में जो आपको दिख रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, इसे ही क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। ओके चलिए अब आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12। अब आपके स्क्रीन पे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पढ़िए और आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? यहाँ पे में एक्चुअली होना चाहिए था, चलिए कोई नहीं। बताइए निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? आपके लिए ऑप्शन नंबर ए वमन, ऑप्शन नंबर बी चबाना, ऑप्शन नंबर सी लाराना और ऑप्शन नंबर डी हृदय का धड़कना। अनैच्छिक क्रिया नहीं है, दैट मीन्स कि ऐच्छिक है। अनैच्छिक क्रिया नहीं, अनैच्छिक मतलब होता है कि जो आप खुद ब खुद, जैसे कि आपको छींक आना या आंखें बंद हो जाना, नहीं पलक झपकना जो होती है, नहीं ये सब क्या होती है कि आप खुद कंट्रोल कर पाते हैं क्या? नहीं, वो
अब ऑटोमेटिक हो जाती है। नहीं, जैसे आप छींक करते हैं तो उसका क्या होती है, आँख खुद ब खुद बंद हो जाना, छींक आना खुद ब खुद, तो ये सब हो जाते हैं ऐच्छिक क्रिया। और यहाँ कह रहा है नहीं सॉरी वो हो गई अनैच्छिक क्रिया, नहीं इसे क्या कहते हैं अनैच्छिक, जिस पे मेरा हम लोग का कंट्रोल नहीं होता उसे क्या कहते हैं अनैच्छिक क्रिया, जिस पे हम लोग कंट्रोल होता है उसे कहते हैं ऐच्छिक क्रिया। जैसे कि आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिखेगा चबाना, तो चबाना तो आप ऑटोमेटिक ऐसा थोड़ी नहीं कि आपको कंट्रोल नहीं करते, चबाना तो आप पे डिपेंड करता है ना कि कब आप चबाना शुरू करते हैं। मान लीजिए रोटी मुंह में रखते हैं और फिर चबाते हैं उसे, नहीं, या फिर चावल खाते हैं तो चावल रख के उसे चबाते हैं। तो चबाना क्या है आपका खुद पे कंट्रोल है, तो ये आपका ऐच्छिक क्रिया है। बाकी हृदय का धड़कना ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद धड़कते रहती है। लार का आना, जैसे आप खाना खाते हैं रोटी रखते हैं मुंह में लार आ जाती है। वमन ये भी क्या है ऐच्छिक अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो अनैच्छिक क्रिया है ना जिसपे कंट्रोल है वो है चबाने पे, आप खुद सोच कर चबा सकते हैं। बाकी आपको तीनों जो है ये सब ऑटोमेटिक हो जाती है, ये सब के सब होते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। ओके, तो आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चबाना, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब आपके स्क्रीन पे 12 नंबर क्वेश्चन है ही, पढ़िए इसे। कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है कहाँ, अमीबा में, ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम में, ऑप्शन नंबर डी लेशमानिया में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। देखिए अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 पढ़िए इसे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब, जिसे क्या कहते हैं बीपी ब्लड प्रेशर, कौन सा यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है, बताइए कौन से यंत्र से रक्तदाब मापा जाता है। आपके लिए ऑप्शन है मैनोमीटर, ऑप्शन बी स्फाइग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो रक्तदाब मापने का यंत्र होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाते हैं ऑप्शन नंबर बी स्फाइग्नोमैनोमीटर, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। कह रहा है अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। आपके लिए ऑप्शन है सोडियम, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। थायरॉक्सिन बनाने के लिए अवटु ग्रंथि को क्या क्या चाहिए, सोडियम भी चाहिए, आयोडीन भी चाहिए और फास्फोरस भी चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16। अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए। कह रहा है कि रक्त का कौन से अवयव घायल स्थानों से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। डैट मीन्स कि यदि मान लीजिए आपको कहीं पे कट या चोट लग जाती है नहीं तो वहाँ से क्या होता है ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो बताइए कि रक्तस्राव मतलब जो खून निकल रहा था ना रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर, मतलब कि वहाँ पे थक्का बनेगा तभी तो रुक जाएगी ना ब्लड, नहीं तो रक्त लगातार क्या होगा कंटिन्यू आपके बॉडी से निकलता रह जाएगा। नहीं तो यही इससे क्या होता है कि वो रक्त का थक्का बनाकर रोक देता है, ब्लड बाहर शरीर से न आए। तो ये जो काम करता है वो कौन करता है, तो आपसे अब पूछ रहा है, ऑप्शन न दिया हुआ है आपसे, आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है लाल रक्त कोशिकाएं जिसको आरबीसी कहते हैं, ऑप्शन बी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर सी है श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड इसको कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है लसिका। तो बताइए यहाँ पे जो आपको सही आंसर क्या लग रहा है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे जो ये थक्का बनाने का काम करता है ना वो करता है प्लेटलेट्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है, तो प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 16 पर यह कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है।
मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? आपके लिए ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुमस्तिष्क, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। देखिए अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए। कह रहा है कि पादप हार्मोन, पादप हार्मोन मतलब पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन, क्योंकि हार्मोन हमारे शरीर में, मानव शरीर में भी होते हैं और पौधों के शरीर में भी क्या होते हैं, हार्मोन पाए जाते हैं। तो कह रहा है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है किसमें, तो प्रौढ़ के अग्रभाग की लंबाई वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मोड़ने के लिए, इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा साइटोकाइनिन किसके लिए, तो तने के वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए ये सहायक है। तो तना जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। कह रहा है हाइड्रा, ओ हाइड्रा लिखा गया, ये हाइड्रा कर लीजिएगा, इसको डोमेरो लगा दीजिएगा ऐसे, नहीं। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन सी है, मतलब हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि पाई जाती है, बताइए। हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि पाई जाती है? ऑप्शन ए कायिक प्रवर्धन, ऑप्शन बी बीजाणु समासंग, ऑप्शन सी मुकुलन, ऑप्शन डी विखंडन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुकुलन, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 पढ़िए। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए टोटल 40 क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। काफ़ी कुछ आप लोग आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा और बिल्कुल मन लगा कर देखिए अच्छे से, क्योंकि आप लोग काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं आज। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, बताइए। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? आपके लिए ऑप्शन ए बाह्य दल, ऑप्शन बी पंखुड़ी, ऑप्शन सी पुंकेसर, ऑप्शन नंबर डी स्त्री केसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुंकेसर, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में पढ़िए। कह रहा है 20 में निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, बताइए। निम्न में कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, दैट मीन्स कि मादा जनन अंग नहीं है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए अंडाशय, ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय, ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर डी डिम्ब वाहिनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका, ये मादा जनन तंत्र नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो शुक्रवाहिका है ना, ये मादा जनन तंत्र नहीं है, ठीक है। चलिए अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22, 21 एंड 22 अब आपके स्क्रीन पे पढ़िए। 21 नंबर में कह रहा है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया, बताइए। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? आपके लिए ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी जेसी बोस, ऑप्शन डी ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि स्त्रियों की जगह पे यहाँ पे लिखा गया है, इसको ना स्त्री कर लीजिएगा। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। आपके लिए ऑप्शन है XY, XX, YY, ये सभी।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं लाइन सबको हटा दूं ताकि आप अच्छे से देख सकें और समझ सकें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, XX हो जाएगा। ठीक है, स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो कौन सा होता है, XX होते हैं, और पुरुषों में XY। ठीक है, स्त्रियों में XX और पुरुषों में XY गुणसूत्र का युग्म होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे आप पढ़ो तो यहाँ पे आपको दिखेगा, कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो दूमिका, ऑप्शन नंबर बी में एक्सॉन, ऑप्शन नंबर सी में सिनेप्स, ऑप्शन नंबर डी में आवेग। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिनेप्स, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। अब यहाँ पे श्रृंखला का भी स्पेलिंग में श्रृंखला ना ऐसे श्रृंखला होना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, पढ़ लीजिए। कह रहा है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ऑप्शन ए घास, बकरी तथा मानव, ऑप्शन बी बकरी, गाय तथा हाथी, घास, बकरी तथा मछली, ऑप्शन नंबर डी में घास, गेहूं तथा आम। बताइए, तब तक इन लाइनों को हटा दूं, आप अच्छे से जल्दी से पढ़िए इस क्वेश्चन को और इसका आंसर बताइए। देखिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, किस किस पे निर्भर है, एक दूसरे पे ना निर्भरता हो। ऐसे जब आहार श्रृंखला पूछना तो आप निर्भरता देखें किस पे कौन डिपेंड होते हैं। तो घास पे डिपेंड बकरी, और मानव जो होते हैं ना इन दोनों पे निर्भर, क्योंकि मीट मांस भी खाते हैं, और वो घास मतलब कि घास कहने का मतलब कि घास वाली मतलब फल सब्जियों की बात समझना है नहीं। तो ये इस पे डिपेंड है और ये इस पे, एक दूसरे पे क्रम दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या दिए जाते हैं, क्रम दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में इसका बिल्कुल सही आंसर देख सकते हैं नहीं। फिर बी में देखें तो बकरी, फिर गाय तथा हाथी, ये तीनों के तीनों एनिमल हो गए। घास, बकरी, मछली ये भी नहीं, घास, गेहूं और आम ये भी नहीं। तो आपको यहाँ पे जो सही श्रृंखला था वो कौन था, एक दूसरे पे डिपेंड कौन है, तो घास, बकरी। तो चूंकि ये घास क्या होते हैं, उत्पादक हो जाते हैं, नहीं घास क्या होते हैं, उत्पादक, फिर ये डिपेंड इस पे, फिर इस पे। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26। देखिए अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26। 25 में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज आकार क्या हो जाता है, मतलब साइज को यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया गया है, आकार क्या हो जाती है। तो आकार कह रहा है बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, घटता है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी, घटता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर ये कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। उदासीन तार का जो रंग होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो क्या होता है। तो आपके लिए ऑप्शन नंबर ए हरा, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को लिखा गया है बी, तो इसे ए कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी में है लाल, ऑप्शन नंबर सी में है पीला, और ऑप्शन नंबर डी में है काला। तो बताइए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काला। ऑप्शन नंबर डी, काला, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28। बताइए, देखिए कह रहा है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र जो होता है ना वो क्या होता है, C3H8। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है, C3H8 है। इनमें क्या है, तो कह रहा है कि 7 सहसंयोजक आबंध है। ऑप्शन नंबर बी में 8 सहसंयोजक आबंध है। ऑप्शन नंबर सी में 9 सहसंयोजक आबंध है, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि 10 सहसंयोजक आबंध है। अब बताइए,
तो C3H8 में क्या हो जाएगा, प्रोपेन में कौन से आणविक कौन से संयोजक बंध है, कितने हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा 10 सहसंयोजक आबंध है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए। मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, कैसा होता है। तो ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी चमकीला, ऑप्शन सी लाल और ऑप्शन नंबर फिर से नीला। तो एक किसी एक को काट दीजिए, ऑप्शन 3 ही रख लीजिए। ठीक है, 3 ऑप्शन ही रख लीजिए, एक को काट दीजिए, क्योंकि नीला नीला तो हो नहीं सकता, कोई एक ही ना होगा। बताइए, अब 3 ही ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए बचे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा चमकीला उजला। कैसा होता है, तो चमकीला उजला होता है। चलिए अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़िए। कह रहा है कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। पत्ती का रंग हो जाता है, कैसा हो जाएगा, तो कह रहा है गुलाबी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है नीला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि नीला काला हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि सिर्फ काला ही रह जाएगा। बताइए, कह रहा है कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। बताइए कैसा हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीला, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है। वायरस संक्रमित रोग, तो आपके लिए ऑप्शन ए गोनोरिया, ऑप्शन नंबर बी सिफिलिस, ऑप्शन नंबर सी HIV एड्स और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो वायरस संक्रमित रोग जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वायरस संक्रमित रोग ये है ऑप्शन नंबर सी HIV एड्स। क्या है, HIV एड्स। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32। देखिए अब आपके स्क्रीन पे 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है। बताइए, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है। पुंकेसर जो कहते हैं ना, पुंकेसर और पुष्प, पुष्प मतलब फूल, तो कह रहा है कि फूल का पुंकेसर कौन सा जननांग है, नर है स्त्री है दोनों है, इनमें से कोई नहीं, कौन सा है, नर स्त्री या दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर भाग है। कौन सा है, नर मतलब मेल है। पुंकेसर जो है वो फूल का कौन सा जननांग अंग है, तो वो है नर का। ठीक है, चलिए आपके लिए अब क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि पुरुषों में यौवनारंभ होता है, मतलब कि यौवन अवस्था कब से शुरू हो जाती है। यौवनारंभ के लक्षण है, पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण है, मतलब कब से लगता है कि वो अब जवान होना शुरू हो गया है, यौवनावस्था शुरू हो रखा है कब से। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दाढ़ी व मूछ का उगना, मतलब दाढ़ी और मूछ जब आने लगे तब लगता है कि वो यौवन अवस्था शुरू हो रखा है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि कंठ का फूटना, मतलब कंठ आप देखते होंगे जब कंठ में ना हड्डी जैसा एक निकला हुआ आता है तो वो निकल जाना, कंठ का फूटना। या फिर कह रहा है मांसपेशियों में उभार आना, या फिर कह रहा है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, मतलब कि दाढ़ी मूछ का उगना भी, कंठ का फूटना और मांसपेशियों में उभार आना, ये सभी क्या है, यौवन अवस्था के लक्षण है, यौवनारंभ के लक्षण है। ठीक है, मतलब कि लगे कि पुरुष अब वो क्या हो रखा है, मतलब वो यौवन अवस्था में आ रखा है। चलिए अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 को। देखिए अब आपके स्क्रीन पे 33 एंड 34 बताइए। कह रहा है 33 में स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो अंडाशय, ऑप्शन नंबर बी वर्तिका, ऑप्शन नंबर सी पुष्पासन, ऑप्शन नंबर डी वर्तिकाग्र। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडाशय, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को पढ़ते हैं। कह रहा है कि लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है।
पढ़े होंगे जनन दो टाइप के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। तो कह रहा है कि लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है केवल नर जननांग की, केवल स्त्री जननांग की। ऑप्शन सी नर एवं स्त्री जननांग दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो लैंगिक जनन में जो आवश्यकता होती है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें याद रखना है कि आपको ना स्त्री नर एवं स्त्री दोनों जननांग होने चाहिए। नहीं, लैंगिक में नर एवं स्त्री जननांग दोनों चाहिए होते हैं, तभी वो क्या कहलाएंगे, लैंगिक जनन कहलाएंगे, नर एवं स्त्री दोनों। ठीक है, तो नर एवं स्त्री जननांग दोनों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36। अब देखिए, अब आपकी स्क्रीन पे 35 एंड 36 पढ़िए 35 नंबर क्वेश्चन को और बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। आपके लिए ऑप्शन नंबर ए कान, ऑप्शन नंबर बी नाक, ऑप्शन नंबर सी दिमाग, और ऑप्शन नंबर डी आंख। मतलब कि सेंस ऑर्गन जिसको कहते हैं नहीं, सेंस ऑर्गन, जिससे कि आपको फील होता है, पता चल जाता है। तो दिमाग से आपको कुछ पता चलता है क्या? दिमाग तो बस मैसेज करता है, बाकी देखने का सुनने का नहीं, ये सब जो फील करने का काम कौन करता है? आँख नाक कान नहीं, 5 होते हैं ना सेंस ऑर्गन संवेदी ग्राही, तो उन्हीं में से 3 तो यहाँ पे आपको गिवन है और एक आपको गिवन नहीं है, जो वो एक चौथा ऑप्शन जो है वो अलग दिया गया है, वो है दिमाग। दिमाग जो है वो संवेदी ग्राही अंग नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि संवेदी ग्राही अंग कौन सा नहीं है, तो वो दिमाग है। ऑप्शन नंबर 30 नॉट ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए। कह रहा है कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। तो आपके लिए ऑप्शन है जिब्रेलिन, ऑप्शन बी एड्रीनेलिन, और ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन, और ऑप्शन नंबर डी थायरॉक्सिन। तो क्या कह रहा है कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, कि पौधों में वृद्धि करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, तो वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जिब्रेलिन, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38। अब आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन के एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। 37 और 38 को पढ़िए और जल्दी से आंसर बताइए। देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल। फिजिक्स में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी। 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, नहीं 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, कई बार आप लोग पढ़ चुके होंगे कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 38 पढ़िए। कह रहा है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी ओम, ऑप्शन नंबर सी वाट, और ऑप्शन नंबर डी एम्पियर। तो प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो होता है ऑप्शन नंबर बी ओम, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखना है कि उसका एसआई मात्रक ओम होता है। चलिए फाइनली अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 39 एंड 40। आज के इस वीडियो में टोटल 40 क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लेकर आया था। आई होप कि आप लोगों ने काफ़ी उसे अच्छे से पढ़ा होगा, काफ़ी एंजॉय किए होंगे, अच्छे से बातें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए फाइनली 39 एंड 40 क्वेश्चन को पढ़िए और इसे अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए 39 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है। बताइए कि निम्नलिखित जो यहाँ पे जो रंग दिए गए ना, कि निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है, सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन नंबर सी हरा, एंड ऑप्शन नंबर डी बैगनी। तो सबसे अधिक जो अपवर्तनांक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो है ऑप्शन नंबर डी बैगनी का। ऑप्शन नंबर डी बैगनी का अपवर्तनांक क्या है, अधिकतम होता है। फाइनली क्वेश्चन नंबर 40 आप
पढ़िए इसे। कह रहा है कि मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है। मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है। कहाँ? तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए मादा के योनि में, ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय में, ऑप्शन नंबर सी ग्रीवा में एंड ऑप्शन नंबर डी फैलोपियन नलिका में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फैलोपियन नलिका में। सो आज के लिए इतना ही।